नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज बात ईरान की। खाड़ी में ईरान का पानी बम, महायुद्ध की आग अब पीने के पानी और बिजली के प्लांट तक पहुंच चुकी है। ईरान के हमले से जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों के खून से लाल लाल सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने वो तबाही मचाई जिससे पूरा मिडिल ईस्ट कांप उठा है। आज हम आपको खाड़ी देशों में मचे इस भीषण हाहाकार की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, क्योंकि समंदर तो सुलग रहा है दर्शकों, आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं और 100 डिग्री के झुलसाने वाली गर्मी के बीच मिडिल ईस्ट पानी पानी चिल्ला रहा है। अमेरिका और ईरान की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां इंसानी जिंदगी के सबसे बड़े आधार यानी पानी और बिजली को निशाना बनाया गया है। ईरान पर अमेरिकी कहर किस कदर जारी है वो भी समझने की जरूरत है, क्योंकि सैनिकों की मौत से डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए। अब बात होर्मुज स्ट्रेट के पास जो बड़ा हमला हुआ है वो समझिए। सैनिकों की मौत से क्यों डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहला रीजन जो निकलकर सामने आया वो कि होर्मुज स्ट्रेट के पास बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया, साथ ही साथ आईआरजीसी ठिकानों को निशाना बनाया गया और तो और जॉर्डन बेस पर भी हमला करने की बात सामने आई, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। 430 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। जॉर्डन बेस की मैं बात कर, और इसके बाद ट्रंप का पलटवार सामने आता है, जहां पर सैनिकों की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसती हुई नजर आई और फिर मुस्तफा खामनेई की तरफ से जो खुली चेतावनी सामने आती है, जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका को सबक सिखाएंगे। एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस का जिक्र किया गया है और इराक में भी धमाकों की गूंज सुनाई दी है, जहां एरबिल के पास ड्रोन हमला किया गया है। कुर्द संगठन का बेस निशाने पर रहा। यही नहीं, कुवैत में भी तबाही की तस्वीर सामने आई, जहां डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला होता है और इस हमले की वजह से जो पूरी यूनिट होती है वो बंद नजर आती है। अब ऐसे में सवाल यह आ जाता है कि आखिर इसके आगे क्या होगा? क्या और युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या होर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा और क्या क्षेत्रीय युद्ध में संघर्ष बदलेगा? तेल संकट पर क्या राय है और तेल संकट क्या ज्यादा गहराता जाएगा? क्योंकि दर्शकों, अमेरिकी हमलों से बौखलाए ईरान ने वो किया जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन ने कभी नहीं सोची थी। ईरान ने एक साथ 5 मोर्चे खोले और कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब से लेकर इराक तक हर जगह अमेरिकी ठिकानों पर भीषण बमबारी कर जवाब दिया। सऊदी अरब में तो 3 महीने के शांत दौरे के बाद एक बार फिर से धमाके गूंजे हैं और इस महायुद्ध की सबसे खौफनाक तस्वीर जानते हैं क्या आई? ईरान के बोंजी गांव से सामने आई। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के एक बड़े डीसैलिनेशन प्लांट, यानी वो प्लांट जो खारे पानी को मीठा बनाता है, उस प्लांट पर हमला कर दिया गया और नतीजा यह रहा कि भीषण गर्मी के बीच 20 गांवों के करीब 10,000 लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। पानी पर हुए इस प्रहार को ईरान ने बर्दाश्त नहीं किया। भारत में ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे तौर पर अमेरिका को लपेटा और इस हमले को युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम करार दिया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जानबूझकर पश्चिमी जास्क काउंटी के निर्दोष नागरिकों की प्यास पर वार किया है और यह सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। लेकिन ईरान ने भी इसका बदला दोगुनी शिद्दत से लिया है। दर्शक, ईरान के निशाने पर आया अमेरिका का सबसे पक्का मददगार
कुवैत। शनिवार को कुवैत के ऊर्जा मंत्रालय को इमरजेंसी अपील करनी पड़ी। 2 दिनों में लगातार दूसरा हमला झेल चुका कुवैत और कुवैत की बिजली साथ ही साथ पानी के प्लांट में भीषण आग लग गई। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने माना है कि ईरान ने उनके दिल पर चोट पहुंचाई और इससे भारी नुकसान हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं। अब आप समझिए, सूखाग्रस्त इलाके में अब बिजली गुल हो जाए और पानी का संकट खड़ा हो जाए तो क्या किया जाए। यानी साफ कि अमेरिका और ईरान की यह जिद अब मिडिल ईस्ट को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल रही है, डुबो रही है, जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। तो प्यास और बारूद के इस कॉकटेल ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। दर्शकों, एक तरफ अमेरिका ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी वजूद को मिटाने पर आमादा है, उनके बेसिस पर हमला कर रहा है। लेकिन इस जंग में पिस कौन रहा है? पिस रहे हैं वो बेकसूर जनता जो अब बूंद बूंद पानी और चंद घंटों की बिजली के लिए मोहताज हो चुकी है। इस महायुद्ध का अंजाम क्या होगा, इसी पर करेंगे चर्चा। ईरान का वाटर बम, खाड़ी में हाहाकार। ईरान का वाटर स्ट्राइक, खाड़ी में रेड अलर्ट। खाड़ी में खौफ, अरब में प्यास का साया। पानी पर वार, अरब की सांसें अटकी इस बार। ईरान का वार, हर बूंद बनेगी बड़ा हथियार। ईरान का दाम, हर बूंद पर टकरा। तो सबका हिसाब होगा में आज का बड़ा सवाल है कि क्या पानी पर हमला पूरे खाड़ी क्षेत्र को मानवीय संकट की ओर धकेल देगा। इसी पर चर्चा करेंगे। ईरान की और खाड़ी में ईरान के बॉम्ब की तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कर्नल सुशील पठानिया साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ रोहित शर्मा, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ मौलाना नाजिम अशरफी साहब, ईरान मामलों के जानकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ प्रदीप कपूर, पूर्व राजदूत, अमेरिका से हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने वाले हैं। उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। मौलाना साहब, आपके तरफ मैं आना चाहूँगा। और बेसिक नीड्स हैं, ये तो सबको पता है कि पानी, खाना, घर, मकान, सड़क, ये सब कुछ चाहिए होता है। तो क्या अब ईरान ने और अमेरिका ने ये जंग जीतने के लिए इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया है? जहां इंसानियत या मानवीयता दिखाई जानी चाहिए, उसको भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए आशीष जी, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि एक जंग के तौर पर ये जंग लड़ी जा रही है। इसका नाम जंग है, लेकिन जंग के तौर तरीके, जो इसके रूल्स होते हैं, तो फॉलो नहीं किया जा रहा। एक चीज मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज, ये आ बैल मुझे मार वाली बात है, जबरदस्ती की जंग है क्या बात है, लड़ाई क्यों है, किस बात पर हो रही है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अपने घर के चौखट पर, अपने घर पर किसी अपने घर को संभाल लेना है, अपने घर की हिफाजत करना एक अलग बात है। सात समंदर पार से जाके किसी आदमी से जबरदस्ती हठधर्मी करना, ये और बात है। क्यों?
भैया क्यों आप ही क्यों करें? कभी आप यूएस को साथ में, कभी आप यूएई को साथ में लेंगे, कभी सऊदी अरेबिया को लेंगे, कभी ओमान को लेंगे, कभी आप कुवैत के हमदर्द बनेंगे, कभी आप इराक में जंग करेंगे, कभी आप वियतनाम में जंग करेंगे, कभी आप कहीं के राष्ट्रपति को उठा लाएंगे, कभी आप अफगानिस्तान में जंग करेंगे। क्या है ये हो क्या रहा है? अच्छा, फिर ये किसने कह दिया, किसके बाप दादा कह के चले गए या किसी के बुजुर्ग कह के चले गए कि साहब तुम्ही को दादा बने रहना है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में? ऐसा तुमने कौन से गुण खिला दिए, कौन सी मानवता को तुमने जन्म दे दिया, कौन सी इंसानियत की बातें करी? फिर ये क्या बात है, हम उसकी न्यूक्लियर पावर खत्म करना चाह रहे हैं? आपके पास क्यों है भैया न्यूक्लियर पावर? हम्म। कहने को तो देखो सीधा ये कह सकते हैं लोग कि वो अमेरिका जो है सुपर पावर है और वो ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा। वो देखिए बड़बोला इंसान है डोनाल्ड ट्रम्प, जो है बहुत बड़बोला किस्म का इंसान है। मैं अब छोड़ूंगा नहीं, आज रात इतना बड़ा हमला करूंगा, खत्म कर दूंगा। एक आप देख रहे हैं ना, रशिया जैसी जगह एक वो छोटे से मुल्क से लड़ रहा है, वो उसको नहीं खत्म कर पाया, नहीं मिटा पाया, तो इतनी जल्दी आसान नहीं होता। अब अगर हम यही देखें, कुछ लोगों का मानना है कि यूएस अमेरिका बहुत पावरफुल है और ईरान के पास उतना कुछ है नहीं, तो ये गलत सोच है। मैं आज आपको एक बात बताता चलूं, जी। लोगों की समझ के परे है, लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे, लोग सोच भी नहीं पाएंगे, तसव्वुर तक नहीं करेंगे कि इस जंग में होना क्या है, क्योंकि अभी तो ये धीरे धीरे खिंचनी है और वो काफी दिनों तक चल रही है। अमेरिका अगर नहीं मानेगा तो मानेगा ईरान भी नहीं। अगर हम भारतवर्ष की आजादी को देख लें, अगर हम हिंदुस्तान की आजादी को देख लें, तो अंग्रेजों के पास दुनिया के हर स्ट्रॉन्ग वेपन थे और हिंदुस्तान के पास क्या था? महात्मा गांधी के पास एक खाली डंडा, और लोगों के पास भी डंडा ही था। किसी के पास बुलेट नहीं थी, किसी के पास गन्स नहीं थी, तोप नहीं थी। तो गन्स, बुलेट, ये वेपन जो स्ट्रॉन्गली वेपन थे, सारे जो थे वो अंग्रेजों के पास थे, उनके पास थे। अगर हम उस दौर में, जो आज का दौर चल रहा है, इस हिसाब से अगर हम उस दौर में करते तो लोग सीधा कहते कहां भारत आजाद करवा पाएगा देश को, आजाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास तो इतनी बड़ी मशीनरी है, उनके पास गन्स है वगैरह वगैरह, बॉम्ब, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जो भारत के जो बाशिंदे थे, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, जो फर्द थे, वो लड़े, वो शहीद भी हुए, उन्होंने जंग को जीता भी। लेकिन गांधी तो जी का आपने जिक्र किया, अच्छी बात है, लेकिन आंख के बदले आंख वाली बात भी नहीं कहते थे वो। जी, आंख के बदले आंख वाली बात भी नहीं कहते थे कि अगर वाटर डिसैलिनेशन वाला जो हमले हो रहे हैं ईरान पर हुआ तो आप लोगों ने भी उधर किया। नहीं, क्यों करना हमला? मैं ये कह रहा हूं, इजराइल क्यों हमले करेगा? देखिए, आप हिस्ट्री देखिए, आप हिस्ट्री को देखिए, मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार लोग बैठे हैं और मैं समझता हूँ वो सुरक्षा की कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हिफाजत की। तो ऐसे लोग भी बैठे हैं, रिटायर्ड कर्नल, जनरल, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ। मेरे कहने का मतलब है, जंग की यहाँ से शुरुआत कहाँ है? क्यों करनी है आपको जंग? भैया किस लिए आप, मतलब ये पानी का, आप पानी पे किसी का अटैक करोगे, वो बौखला गया, अब यही कहेंगे ईरान बौखला गया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई की ना, शुरुआत तो नहीं की ना, ओपनिंग नहीं की ना। ओपनिंग आप कर रहे हो, आपको क्यों सारी पूरी दुनिया में जंग करनी है, वहां की दादागिरी करनी है, वहां अपनी फोर्सेज उतारनी है? ठीक है प्रदीप कुमार, क्यों करनी है? ठीक है प्रदीप कपूर सर, क्यों दादागिरी करनी है अमेरिका को? युद्ध इस समय पे जिस दौर पे पहुंच गया है वो काफी खतरनाक है। और अमेरिका और ईरान दोनों ही देश पारंपरिक सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह रहे अभी। एक ऐसा दौर आ गया जहां पर बेहद खतरनाक और असामान्य युद्ध में बदल चुका है, जहां रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले जो आम नागरिक हैं उनकी जो जीवन रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, जहां पर पीने का पानी होता है जैसे डिसैलिनेशन प्लांट से, उनके ऊपर अब बमबारी की जा रही है। कुवैत में 90% जो पॉपुलेशन है वो डिसैलिनेशन प्लांट के पानी के ऊपर निर्धारित है। ईरान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी के डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर निर्धारित हैं। हाँ। तो हमने पहले भी सुना था, पहले भी बहुत चर्चा होती थी 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि अगला विश्व युद्ध पानी के ऊपर होगा। तो अब ये स्थिति आ गई है कि काफी नहीं, नाजिम साहब ये कह रहे हैं सर कि शुरुआत क्यों की, युद्ध करना क्यों, शुरुआत दादागिरी करना क्यों है? शुरुआत इसके लिए भी हुई कि अगर हमास को सपोर्ट मिल रहा है ईरान से, हुतीज को सपोर्ट मिल रहा है ईरान से, हिजबुल्लाह को सपोर्ट मिल रहा है ईरान से, तो ये सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इतना ज्यादा डिसरप्शन कर रहे हैं, और अगर इजराइल एक देश है उसके बारे में ईरान कहता है कि उनको दे हैव नो रीजन टू एग्जिस्ट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और किसी जूइश आदमी को जीने नहीं देंगे। सेम चीज हमास के चार्टर में लिखी हुई है।
तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं और फिर कहते हैं कि हम इसको दुनिया के मैप से वाइप आउट कर देंगे इसराइल को, फिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ आगे बढ़ते हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं, फिर दूसरी बात, सारा जो वियना प्रोटोकॉल है, जेनीवा प्रोटोकॉल है, उसका उल्लंघन करके डिप्लोमेट्स को कब्जे में लेते हैं। सारे उल्लंघन ईरान ही कर रहा है पठानिया साहब। सारे उल्लंघन ईरान ही नहीं कर रहा, हाँ, अमेरिका भी करता है, अमेरिका भी करता रहा है, बहुत दशकों से करता आ रहा है। हम तो ठीक, काफी देशों में मैं छोटा रिएक्शन जरा पठानिया सर से लेना चाह रहा हूं इस पर। सारे उल्लंघन का जिम्मा ईरान के पास है, लेकिन सर कह रहे हैं कि अमेरिका भी करता है, ऐसा नहीं है। गांधी जी का एग्जाम्पल यहां पर दिया गया पठानिया सर, लेकिन वहां पर यह भी बात है कि आंख के बदले आंख वाली बातचीत भी नहीं है। बीच का रास्ता निकालिए, बातचीत करिए। देखिए, उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो इंटेंट जो था वो किसी का भी ठीक नहीं था। देखिए, जहां तक हम इंसानियत की बात करते हैं, मानवतावाद की बात करते हैं, ऑल दोस थिंग्स आर ओनली इन पेपर्स। कोई भी जो, अगर अमेरिका सुपर पावर है तो उसको जब तक वो अपनी पावर प्रोजेक्शन नहीं करेगा, उसको कौन मानेगा कि सुपर पावर है? सीधी सी बात है। और अगर हम इस केस में आते हैं, पर्टिकुलरली ईरान और यूएसए और इजराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है, इसकी शुरुआत तो 47 साल पहले हो चुकी थी, जब ये सैंक्शन का दौर चला था। और दूसरी बात यह है कि कोई, वही जैसे हमारे कपूर साहब बता रहे हैं कि ईरान को क्या जरूरत है कि वो प्रॉक्सीज क्रिएट करे, हमास बनाए, हिजबुल्लाह बनाए, हूती बनाए। इट्स ए वेरी पावरफुल नेशन, 10 करोड़ के करीब इनकी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी इनके पास आर्मी है। तो ये क्यों करना चाहते थे डोमिनेशन? और अमेरिका जो है वो क्यों चाहेगा कि, अगर हम उसकी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी की भी अब बात करते हैं जो 71 में हुई थी, और अगर आप नहीं रोकेंगे किसी देश को, तो अभी टेक्नोलॉजी और पैसे इतने हैं, अरब कंट्री के पास इतने होंगे कि हर जो कंट्री अपना न्यूक्लियर बम लेके घूमेगी। अभी इस समय दुनिया में 2 कंट्रीज है विच आर वेरी वेरी इमेच्योर एंड इररिस्पांसिबल नेशन। उसमें एक पाकिस्तान आता है, दूसरा एक नॉर्थ कोरिया आता है। हाँ। तो क्या आप चाहेंगे कि उन कंट्री के जो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती हैं, जो एक एजेंडा के जरिए काम करती हैं, उनको आप न्यूक्लियर पावर बनने दें? ठीक है, नाजिम साहब जवाब ले लेता हूं सर। नाजिम साहब, जो सर कह रहे हैं क्यों जरूरत है प्रॉक्सीज को लेकर, वही बातें आ रही हैं, फिर रोहित सर का मैं रुख करूंगा। I think I am so satisfied. Overall, very experienced holder, overall panelist. मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पर कि ये जो चीजें हैं, देखो अभी मेरे बात एक सुने माई कि पहले ही ये बात हो चुका था कि पानी पर जंग होगी, पानी पर लड़ाइयां होंगी। हाँ। तो ठीक है, लेकिन 47 साल या 47 में ये जंग की शुरुआत हो चुकी, वो भी ठीक है। कहने का मतलब यह कि अमेरिका को सुपर पावर बनना है, तो फिर बात वहीं से शुरू हो जाती है, या हूतीज या हमास या इनको क्यों खड़ा करना था? भैया, अमेरिका को इजराइल को क्यों खड़ा करना था? एक इजराइल जैसा मुल्क जबरदस्ती बाद में बसाने की क्या जरूरत थी? बहुत बाद में बसाया गया। आप जब सारे लोग जानते हैं, मैं कह रहा हूं ना, क्या सारे लोग मुझसे ज्यादा, बहुत बाद में, उसे क्या जरूरत थी ये सब चीजें खड़ी करने की? यहाँ लड़ाई मुस्लिम देश, मुस्लिम कंट्रियों की आपस में थी, शिया सुन्नी फलाना ढिमकाना, ये सब की लड़ाई थी। तो कम से कम जो ईसाई लोग हैं, जो और या यहूदी हैं, इनको क्या जरूरत थी उसमें इंटरप्ट करने की? ये मस्जिद अल अक्सा की लड़ाई है। मैं आपको बता दूं, ये लड़ाई सब इन बातों की नहीं जिन बातों पर हम डिबेट करते हैं। ये लड़ाई मस्जिद अल अक्सा की है, और ये मुस्लिम कंट्रीज की आपस में लड़ाई थी। अमेरिका ने इजराइल को वहां बसाया, उसको खड़ा किया, उसको पावर दी, उसको वेपन्स मतलब अवेलेबल कराए, और उससे कहा कि आप इन सारे जितने मुस्लिम छोटी छोटी कंट्री, इन पर आप अटैक करो, इन पर जो इनको मारो। तो कहीं ना कहीं जब मरता क्या ना करता, फिर वही कंडीशन। अब उन्हें भी जरूरत पड़ गई हुतीस को खड़ा करने की, उन्हें भी जरूरत पड़ गई हमास को खड़ा करने की, उन्हें भी जरूरत पड़ गई हिजबुल्लाह को खड़ा करने की। तो जो शुरुआत पहले से हो रही ना, वो हुआ। आप कहीं भी नहीं बता सकते कि ईरान ने पहले किसी भी चीज की शुरुआत करी हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की जहां तक बात है, ईरान ने कभी कहा ही नहीं। लेकिन जब तुम उसे कहीं ना कहीं दबाओगे, तो आपकी तो पूंछ है ना, जो सांप की पूंछ होती है पतली वाली, उसको तो उंगली में पकड़कर लपेटेगा ना। ठीक है, आपको रोहित जी, मौलाना जी जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इजराइल ने खड़ा किया होता तो हम प्रॉक्सीज नहीं खड़े करते। अगर उन लोगों ने हमला वाटर डिसैलिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसको लेकर चीजें नहीं की होती तो हम भी नहीं कहते। मतलब घुमा फिरा के ये कि पहला स्टेप उन्होंने उठाया, फिर हम जो है काम कर रहे हैं। जेरूसलम एरिया में सिर्फ अलक्सा मस्जिद नहीं, मलक्सा के साथ साथ बेथलेहम भी है, जहां जीसस क्राइस्ट का बर्थ माना जाता है। साथ में ज्यूज का सबसे, यहूदियों का सबसे इंपॉर्टेंट जगह वेलिंग वॉल, ठीक है,
तो अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि वो अलक्सा की लड़ाई है, तो अलक्सा की नहीं। पहली चीज, इसी एरिया पे यहूदी भी थे, यहीं पे क्रिश्चियंस भी थे। आप तो बहुत बाद में हैं। पहले तो यहूदी और क्रिश्चियनों की लड़ाई थी। मैं 500 700 1000 साल पहले नहीं जानता, ठीक है, चलिए, इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 47 में इन्होंने इजराइल बनाया। उस समय किसकी जमीन थी? उस समय आपकी थी। ये ऑटोमन एम्पायर के हाथ में थी, यानी कि तुर्की के हाथ में थी 1918 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने ये एरिया छीन लिया उनसे वॉर के बाद, और ये पूरा ब्रिटिश एरिया बन गया। जब ये ब्रिटिशर्स ने इसको इजराइल बनाया, ब्रिटिशर्स ने यूएन से मांग के बनाया, यूएन में रेजोल्यूशन आया, वहां से बना ये। साथ में इंडिया उस समय 1945 में इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। इंडिया की स्पेशली कास्टिंग वोट डाली गई, तब वो बना। वरना तो हाफ हाफ, इधर जितने मेंबर्स हाँ बोल रहे थे, उतने ना बोल रहे थे। इंडिया की कास्टिंग वोट डलवा दी कि इंडिया को आजादी देने ही वाले हैं, तो इसकी कास्टिंग वोट डाल दो। डल गई थी, इंडिया ने इजराइल के फेवर में, ये इजराइल बन गया। इजराइल ने बनते के साथ एक ऑफर दी मुस्लिम कंट्रीज को कि ये बीच का एरिया, इन द सेंस, एक तरफ आप देखेंगे इजराइल का मैप, एक तरफ वेस्ट बैंक है, एक तरफ गाजा है, और बीच का एरिया जो है उसमें इजराइल है। इन्होंने उसी समय 47 में ही ऑफर दी कि 2 कंट्री कर लेते हैं, आप अपना ले लो, हमें हमारा दे दो। और ये बिल्कुल खाली ऐसा ये रेगिस्तानी एरिया था। इजरायलियों ने अपनी मेहनत से इसको स्वर्ग बनाया। आज जो भी वहां पर खेती हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, इजरायलियों ने किया। ये मुस्लिम्स के हाथ में बहुत साल से था, नहीं होगा, ठीक है। इजरायलीज ने इसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद भी उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ये बात मुस्लिम से रिजेक्ट की थी कि हम 2 कंट्री नहीं माने उस समय, आज ये मान रहे, उस समय इन्होंने मना किया। उसके बाद इजरायलीज ने बोला ठीक है फाइन, आप हमारी सिटीजनशिप ले लो। फिर इजरायली सिटीजनशिप इन्होंने सीधे मना कर दिया, हमें सिटीजनशिप ही नहीं चाहिए। आज ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, तो आप तो मना करते हैं। उसके बाद 1967 वॉर के बाद इसी गाजा के लिए बोला, इजराइल ने बोला इजिप्ट को कि ये तुम रख लो, इसी की वजह से लड़ाई होती है। इजिप्ट ने लेने से 3 बार मना कर चुका है, इजिप्ट लेने से। और ये मौलाना साहब बोल रहे हैं कि मुसलमानों की प्रॉब्लम थी। ठीक है अशरफी साहब, मुसलमान आपके साथ नहीं खड़े। ठीक है अशरफी साहब कुछ कहना चाह रहे, जवाब ले लेते हैं, फिर आता हूं मैं। देखिए, इन्होंने ठीक से नहीं सुना। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहूदी को रिलीजियस नहीं है, यहूदी कोई मजहब नहीं होता, एक चीज बता दूं। दूसरी चीज, वो मतलब उसकी लड़ाई है मस्जिद अल-अक्सा की। और तीसरी बात ये, मुसलमानों की प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि ये आपस में जितनी भी आसपास की कंट्रियां थी वो तो बाद में बना ना, खुद ये कह रहे हैं कि वो बाद में इसराइल बना। इसराइलियों ने इतनी मेहनत की, वहां खेती उगाई। अगर मेहनत की तो खेती उगाते ही रहते ना। बम भी क्यों बना लिए, परमाणु क्यों बना लिया, न्यूक्लियर क्यों बना लिया, और अमेरिका का हाथी क्यों रखवाया अपनी मेहनत? जब इतने मेहनती थे, इतने स्ट्रगलिंग थे, तो स्ट्रगल ही करते रहते। जैसे अगर आप भारतवर्ष की बात करें तो लोगों ने मेहनत की, किसानी की, लोगों ने अपनी मेहनत, खून पसीना बहाया, मेहनत से सब कुछ खड़ा किया, बम नहीं बरसाए किसी पे। और एक चीज मैं बताऊं, एक पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, वो कई बार इंडिया से उलझा है, लेकिन कभी भी आप देखेंगे हिस्ट्री में कि इंडिया ने कभी शुरुआत नहीं की है। शुरुआत पाकिस्तान ने की है छेड़छाड़ की। तो जब आप तो देगा ना, जब बड़ी कोई चीज है तो वही चीज है। ये अमेरिका जो है कहीं ना कहीं अपने आप को, इसे लोगों ने ये बना दिया कि अरे आप तो पहलवान हो गए, पहलवान हो गए। इन्होंने पहलवान समझ लिया। रोहित जी बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं पठानिया से शुरू करूंगा। भाई साहब, यहूदी रिलीजन नहीं है, आपके रिलीजन कैसे बात, सारे रिलीजन नहीं, यहूदी कैसे रिलीजन नहीं? हर जगह यहूदी मेंशन्ड है, हर जगह रिलीजन मेंशन्ड है। उनकी अपनी किताब है, वो उसे पढ़ते हैं, वो उनका अपना वो। आपने उनका फ्रेज चोरी किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह उनका है, ये यहूदी से उसके आगे आपने लगाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह उनका है। दूसरी बात साहब, अब वो खेती कर रहे थे तो खेती करते कर ही रहे थे। 1967 में 12 अरब कंट्रीज ने अटैक किया था उस पे। उससे पहले कोई अटैक तो बता दीजिए मुझे। उसके बाद आप उनकी एयरलाइंस चोरी करके ले गए, वो कहाँ, युगांडा। उसके बाद आपने उनके इजरायली जो एथलीट्स थे वो म्यूनिक ओलंपिक्स में मारे। वो अपने आप को बचाएगा नहीं, वो अपने आप को बचा रहा है। ये तो सारी गुंडागर्दी आपकी है ना, आपने कर उसे परेशान किया हुआ है। वो तो बार बार बोलता रहा, हर बार उसने बोला कि भाई तुम्हारा जो सेटलमेंट है कर लो। आप सेटलमेंट करने के मूड में नहीं थे, तो इजराइल को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। पठानिया साहब, नहीं, मुझे जवाब देना है। अभी मुझे there's no point of going back to the history. It will only skeleton which will come from the cupboard. अभी सवाल ये है कि इस समय वहां पे क्या सिचुएशन है और क्या हो सकता है आने वाले समय में, that is more important.
वो तो अभी इस मौलाना समय का सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि युद्ध तो होता जाएगा, वो चलता रहेगा, जो उनके शुरुआती कमेंट्स में थे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से चीजें हो रही तो युद्ध होता रहेगा, और मुस्तफा खामनेई भी लगातार चेतावनी दे ही रहे। चलिए मान लीजिए युद्ध चलता रहेगा, रशिया यूक्रेन का 4 साल से चल रहा है, ये भी 4 साल चलता रहेगा। पर सवाल ये है कि अभी शायद मौलाना साहब ने बोला था या किसी हमारे मित्र ने बोला था कि आपने शायद बोला था कि हु इज सफरिंग। एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि व्हेन द एलिफेंट फाइट्स इट्स द ग्रास व्हिच गेट्स क्रश्ड। और ग्रास इस केस में ये वहां के अवाम है, ठीक है, अमेरिका को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इससे। अभी इस समय जो सिचुएशन आ रही है, इजराइल हैज गॉट वेरी लिमिटेड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। वो क्या कर सकता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है, अमेरिका का जो ब्लॉकेड है उसके ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर सकता है, और ये जो गल्फ कंट्री है, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, यूएई, ये बार बार कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत समय से होता है, वहीं पे जाके रिटेलिएशन उनका वहां तक लिमिटेड है। अभी सवाल ये है कि ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोल दिया है, और यूएसए एक ऐसी कंट्री है कि वो अपने जो जवान है, उनके जो सोल्जर्स हैं, उनकी जान की बहुत कीमत करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वहां की जो पब्लिक है, दे आर वेरी अगेंस्ट दैट यूएसए सोल्जर शुड डाई ऑन ए फॉरेन साइड। तो अभी होने वाला क्या है, देखिए ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोला है, अभी वो क्या करेंगे। हो सकता है कि कल को आपका जो खर्ग आइलैंड है उसके ऊपर बम्बार्डमेंट हो जाए, कल को आपके जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है ईरान के, उनके जो पावर स्टेशन है, उनके जो रेलवे ब्रिजेस है, उनकी जो ट्रेन ट्रैक्स है, ये सब उड़ा दिए जाएंगे। नहीं, वो हमले तो हो ही रहे, वो हमले तो हो ही रहे, वही तो मैं कह रहा हूं सर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो तो उस पर तो हमले कर ही रहे हैं। वो नहीं, अभी पूरी तरह उन्होंने नहीं किया है। ही इज गिविंग दैट काइंड ऑफ ए लीवे टू ईरान। हाँ, तो अभी ईरान ही अगर अपनी जनता के बारे में सेंसिटिव नहीं है, दे वांट देम टू सफर, और ये जैसे जैसे ये युद्ध प्रोलॉन्ग होगा तो आप देखेंगे कि इंटरनल डिसेंट भी जो है वहां से निकल के सामने आएगा, जिसके लिए ईरान को एक और नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो ये अभी ईरान को सोचना पड़ेगा, उनके लीडर्स को सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी जनता को बचाना है या अपनी ईगो को लेके हमने आगे बढ़ना है कि हमने यूएसए की तबाही कर दी। कोई तबाही नहीं हो रही है यूएसए के अंदर, यूएसए इनकी रेंज से बहुत बाहर है। ठीक है सर, सर वेरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, समय बस इतने की इजाजत देता है, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।